डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के सैद्धांतिक विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की क्लास में आप सभी का अभिनंदन है। हम अध्ययन कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में गठित आयोगों समितियों का। तो आज हम अध्ययन करेंगे यशपाल समिति 1992 के बारे में। तो यशपाल समिति का गठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कपिल सिब्बल जी द्वारा 1992 में किया गया था। मार्च 1992 में किया गया था। इस यशपाल समिति के नाम से पहले समिति का नाम था राष्ट्रीय सलाहकार समिति, यानी कि कपिल सिब्बल जी द्वारा एक राष्ट्रीय जब समिति का गठन किया गया था तो वो राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी को बनाया गया, तो इनके ही नाम पर इसको हम यशपाल समिति के नाम से जानते हैं। इस समिति में देश भर के 8 शिक्षाविदों को भी शामिल किया गया था। और इस समिति के गठन का उद्देश्य था कि स्कूली छात्रों पर पढ़ाई के दौरान पड़ने वाले शैक्षिक बोझ को कम करना, यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन का उद्देश्य रखा गया था कि स्कूली छात्रों पर जो पढ़ाई के दौरान जो शैक्षिक बोझ जो पड़ता है उस बोझ को किस तरीके से कम किया जाए और इसके लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस कमेटी का गठन किया गया था। तो इस कमेटी ने देश भर के शिक्षाविदों शिक्षा शास्त्रियों से विचार विमर्श किया, राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों से विचार विमर्श किया, फिर स्कूलों के प्रधानाचार्यों से विचार विमर्श किया, एनसीईआरटी सीबीएसई की किताबों पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन किया तथा फिर अपने कुछ सुझाव और विचार रखे। तो इन सुझाव और विचारों को इन्होंने एक रिपोर्ट एक फाइल के रूप में तैयार किया और इस रिपोर्ट को इन्होंने 15 जुलाई 1993 को प्रस्तुत किया था। तो और इस रिपोर्ट का नाम इन्होंने शिक्षा बिना बोझ के रखा था, यानी कि इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी थी शिक्षा के क्षेत्र में उस शिक्षा का नाम इन्होंने एजुकेशन विदाउट बर्डन, यानी कि इस रिपोर्ट का नाम था एजुकेशन विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ की। तो इस यशपाल समिति की जो रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए थे या शिक्षा के क्षेत्र में जो सिफारिशें की गई थी उसको 1994 में एकलव्य संस्था द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की गई थी चकमक। इस पत्रिका में एक लेख दिया था, इस लेख में प्रकाशित करवाया था एकलव्य संस्था ने। तो एकलव्य संस्था ने चकमक में जो लेख दिया था उस लेख का नाम लिखा था पढ़ाई का बोझ, यानी इस लेख का जो शीर्षक था वो पढ़ाई का बोझ। इस पढ़ाई के बोझ नामक शीर्षक में यशपाल समिति की सुझावों को और सिफारिशों को प्रकाशित कराया था। एकलव्य संस्था जो पत्रिकाओं का प्रकाशन करती है उसने। तो यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट को 5 क्रमबद्ध चरणों में डिवाइड किया था और इस तरह से रखा था। तो आइए हम उनके चरण को जान लेते हैं। तो पहले चरण में यशपाल समिति के पहले चरण में इन्होंने यशपाल जी ने समिति के गठन का उद्देश्य और उसकी कार्य योजना का वर्णन किया है कि समिति के गठन का उद्देश्य क्या है और इसकी कार्य योजना किस प्रकार से बनाई गई है, उन्होंने किस तरह से अपनी इस रिपोर्ट में काम किया है, ये समिति के पहले चरण में दिया गया था। समिति ने अपनी फाइल के दूसरे चरण में, अपनी रिपोर्ट के दूसरे चरण में पाठ्यचर्या का भार, यानी पाठ्यचर्या का भार किस प्रकार से प्रभावित करता है, जिसमें शैक्षिक बोझ एवं शिक्षा के स्तर के अर्थ को स्पष्ट किया था। यशपाल समिति की रिपोर्ट के तीसरे चरण में समस्या के कार्यों का उल्लेख किया गया, यानी समस्या जिन कार्यों से उत्पन्न हो रही है उन कार्यों का उल्लेख किया गया है। चौथे चरण में समिति ने सुझावों सिफारिशें दी हैं। इन समस्याओं के जो कारण आए थे उन कारणों को लिए क्या सुझाव लाए जा सकते हैं और क्या सिफारिशें लागू की जा सकती हैं, वो उन्होंने चौथे चरण में दिया है। 5वें चरण में समिति ने गठन से संबंधित जो उद्देश्य हेतु जो पत्र जारी किया गया था उसका प्रकाशन करवाया है। तो यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट को 5 चरण में दिया है। यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या सुझाव और सिफारिश दी हैं, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बच्चे के लिए स्कूली बस्ते के बोझ से भी ज़्यादा बुरा है ना समझ पाने का बोझ, यानी कि इन्होंने अपने जो अध्ययन में महसूस किया, अपने अध्ययन में देखा इन्होंने कि बच्चे स्कूली बस्ते का बोझ तो उठाते ही है, साथ में जो पाठ्य वस्तु है उसको समझ नहीं पाते, उसको रटने पर की प्रवृत्ति पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो इसलिए इन्होंने लिखा अपनी रिपोर्ट में कि बच्चे के लिए
स्कूली बस्ते से भी ज़्यादा ना समझ पाने का बोझ है, यानी कि इस बोझ को हमको कम करना है अपनी इन सिफारिशों के आधार पर। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकों में सुधार की आवश्यकता है, यानी कि जो पाठ्यक्रम है और पाठ्य जो पुस्तकें हैं इनमें सुधार की आवश्यकता है, इनकी विषय वस्तु में सुधार की आवश्यकता है। भाषा पाठ्य पुस्तकें हैं जो हैं वो बच्चे की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही प्रकाशित होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है। इस तरह का उन्होंने सुझाव दिया। इन्होंने कहा कि शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों के मार्गदर्शन के लिए, यानी कि उनको दिशा निर्देशन के लिए दूरदर्शन चैनल यानी राष्ट्रीय चैनल है ये, दूरदर्शन चैनल पर शिक्षा दर्शन नामक कार्यक्रम चलाया जाए, जिससे कि बच्चों की जो स्थिति है शिक्षा के प्रति बोझ वाली, वो उसको क्लियर किया जा सके, उसको दूर किया जा सके, अभिभावकों को गाइड किया जा सके, अध्यापकों को दिशा निर्देश दिए जा सके। इस तरह से एक कार्यक्रम दूरदर्शन चैनल पर चलाया जाए। यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विद्यालय में ही पाठ्य सामग्री उपलब्ध किया जाए, यानी छोटे बच्चों पर बस्ते का बोझ ना उठाना पड़े, बस्ते का बोझ भार ना पड़े। इसके लिए जो छोटे बच्चों की जो पाठ्य संबंधी सामग्री है वो स्कूल में ही उपलब्ध करा दी जाए और वहीं पर ही सम्मिलित कर दी जाए, जिससे कि बच्चे को बस्ते का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को गृह कार्य ना दिया जाए, उसको अपने परिवार के आसपास के वातावरण में सीखने का ही मौका दिया जाए। उच्च प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर पर गृह कार्य के देने के साथ साथ उस गृह कार्य को करने के लिए पाठ्य वस्तु या पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि बच्चे के जो शिक्षक और छात्र का संबंध है पढ़ाने का, वो 1:40 होना चाहिए और बाद में इसको 1:30 कर दिया जाए। इस तरह शिक्षक और छात्र का अनुपात रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नवाचार के क्षेत्र में काम करने वाले शैक्षिक संगठनों, अध्यापकों तथा शिक्षाविदों को पाठ्य पाठ्य वस्तु के निर्माण के हेतु स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। पत्राचार के माध्यम से जो बीएड कोर्स चलाया जा रहा है वो बंद कर दिया जाए, क्योंकि बीएड में जो शैक्षिक के संबंधित जो शैक्षण कार्य से संबंधित जो प्लान रहता है वो विद्यालयों में जाकर ही संपन्न किया जा सकता है। अतः इसलिए पत्राचार माध्यम से बीएड कार्यक्रम को बंद कर दिया जाए। इन्होंने सुझाव दिया कि जो सामाजिक अध्ययन की जो पुस्तकें हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इनमें सुधार की आवश्यकता है, यानी इनकी जो विषय वस्तु है वो समकालीन परिस्थितियों से संबंधित नहीं है, अतः इसको समकालीन परिस्थितियों से संबंधित करके बनाया जाना चाहिए। गणित के क्षेत्र में गणित के सूत्रों, गणित के कॉन्सेप्ट को बच्चे रटने की प्रति वो जोर देते हैं, अतः इसकी विधियों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। विज्ञान विषय की पाठ्य वस्तु इस प्रकार से बनाई जाए जो अधिक से अधिक प्रयोग पर बल देती हो, यानी कि ज़्यादा थ्योरेटिकल ना बनाकर प्रयोगात्मक तरीके से विज्ञान की विषय वस्तु को बनाया जाए, ताकि बच्चा रटने की बजाय करके सीखने पर ज़्यादा ध्यान देगा और बच्चे पर ज़्यादा मानसिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। इन्होंने सुझाव दिया कि जो विद्यालय हैं उन विद्यालय में शैक्षिक संबंधी जो सामग्री है उसको उपलब्ध करने हेतु प्रधानाचार्यों को उपयोग हेतु उचित धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए, यानी कि कम से कम इतना तो हो सके कि विद्यालय में जो वेतन बिल है उसके लगभग 10% से कम ना व्यय किया जाए विद्यालय में की जो शिक्षण सामग्री है उसके हेतु। इन्होंने कहा कि बच्चे की रटन प्रवृत्ति को ऐसी में विषय वस्तु बनानी है कि बच्चे में रटन की जो प्रवृत्ति वो खत्म हो सके और बच्चे करके सीखने या फिर की योग्यता पर या करके सीखने की प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ सकें। तो ये थे मुख्य बिंदु यशपाल समिति द्वारा जो बच्चे के शैक्षिक बोझ को कम करने हेतु दिए गए थे। तो यशपाल समिति की रिपोर्ट के बारे में आज हमने अध्ययन कर लिया है। कल की क्लास में हम एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि यशपाल समिति की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर को ध्यान में रखकर भी बनाई गई है। अब तक हमने स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात गठित आयोग और शिक्षा समितियों का अध्ययन कर लिया था, क्योंकि आज जो हम शिक्षा के क्षेत्र का शिक्षा का रूप जो इतना व्यापक और बहुआयामी देखते हैं वो इन्हीं शिक्षा नीतियों शिक्षा आयोगों के माध्यम से देखा जा रहा है कि आज शिक्षा का रूप इतना व्यापक और बहुआयामी हो गया है।
आज की क्लास में उम्मीद है कि यशपाल समिति की रिपोर्ट 1992-93 के बारे में आपको समझ में आया होगा। 1992 में राष्ट्रीय सलाहकार शिक्षा समिति का गठन किया गया था और 1993 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सम्मिलित की थी, इसलिए इसको हम 1992-93 लिखते हैं। आज की क्लास में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। धन्यवाद।